होम स्कूलिंग के लिए प्रारंभिक मार्गदर्शिका फैक्ट्री मॉडल टूट चुका है। नोबेल पुरस्कार विजेता शोध क्यों साबित करता है कि आपका बच्चा बेहतर का हकदार है। वॉइस ऑफ सॉवरेनिटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं डॉल्स जीन कॉन्स्टेंट हूँ, ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी का संस्थापक, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर माता पिता, हर दादा दादी और हमारे बच्चों के भविष्य की परवाह करने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली क्यों विफल हो रही है। इसलिए नहीं कि शिक्षक प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि स्कूलों में धन की कमी है, बल्कि इसलिए कि पूरा मॉडल एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया गया था जो अब मौजूद नहीं है। और मैं सिर्फ अपनी राय नहीं देने जा रहा हूँ। मैं आपके साथ नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए शोध को साझा करने जा रहा हूँ, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में से एक में प्रकाशित हुआ है और जो लाखों निराश माता पिता के वर्षों से चले आ रहे संदेह की पुष्टि करता है। इस एपिसोड के अंत तक आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आपका बच्चा गणित के डर से क्यों जूझता है, प्रतिभाशाली बच्चों को समस्या क्यों मान लिया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज से ही इसके बारे में क्या कर सकते हैं। चलो शुरू करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक टाइम मशीन है। आप 1850 के दशक के एक सर्जन को आधुनिक ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। फिर क्या होता है? पूरी तरह से भ्रम की स्थिति। रोबोटिक हाथ, स्वच्छ वातावरण, हृदय गति रोधक, लेप्रोस्कोपिक उपकरण, ये सब किसी दूसरी दुनिया की तकनीक जैसा लगेगा। उस सर्जन को तो आधुनिक मानकों के अनुसार हाथ धोना भी नहीं आता होगा, सर्जरी करना तो दूर की बात है। अब उसी टाइम मशीन का उपयोग करके टाओ तफाइटिरी के एक स्कूल शिक्षक को आज के कक्षा में ले आइए। कुछ बहुत ही अलग होता है। कपड़ों या ब्लैक बोर्ड की जगह लगे व्हाइट बोर्ड को देखकर वह शायद कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाए, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह पहचान लेगी। बच्चे डेस्क की कतारों में सामने की ओर मुंह करके बैठे होंगे। एक शिक्षिका कमरे के एक छोर पर खड़ी होकर निष्क्रिय श्रोताओं को जानकारी दे रही होगी। एक घंटी बजकर विषय के समाप्त होने का संकेत देगी। उसे ठीक ठीक पता होता कि क्या करना है। वह एक मार्कर उठाती और पढ़ाना शुरू कर देती। यह विचार प्रयोग एक चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करता है। चिकित्सा, परिवहन, संचार और विनिर्माण में कई क्रांतियां आ चुकी हैं, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी स्थिर बनी हुई है। हम 19वीं सदी के हार्डवेयर को चलाने के लिए 19वीं सदी के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। सार्वजनिक शिक्षा का वर्तमान मॉडल एंटारवर्ड के दशक के मध्य में होरेस मान द्वारा समर्थित था, जो प्रशियाई प्रणाली से काफ़ी प्रेरित था। उस समय पश्चिमी दुनिया कृषि से उद्योग की ओर अग्रसर हो रही थी। औद्योगिक क्रांति के उद्योगपतियों को आलोचनात्मक सोच या रचनात्मकता में सक्षम श्रमिकों की आवश्यकता नहीं थी। असेंबली लाइन पर ये गुण उनके लिए नुकसानदायक थे। उन्हें ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता थी जो समय के पाबंद हों, आज्ञाकारी हों, निर्देशों को पढ़ने में सक्षम हों और बिना शिकायत किए दोहराव वाले कार्यों को करने में सक्षम हों। उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो शांत बैठें, अधिकारियों की बात सुने और घंटी बजने पर उठ खड़े हों। किसी पारंपरिक स्कूल की संरचना को देखें तो कारखाने जैसी समानताएं स्पष्ट हो जाती हैं। हम बच्चों को उनकी योग्यता की परवाह किए बिना उम्र के अनुसार समूहों में बांधते हैं। हम उन्हें एक यांत्रिक घंटी की आवाज़ पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाते हैं। पहले गणित, फिर अंग्रेजी, फिर विज्ञान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा अपने कला प्रोजेक्ट पर कितना भी ध्यान केंद्रित कर रहा हो। घंटी बजते ही काम रुक जाता है। सीखने की प्रक्रिया समय सारणी द्वारा निर्धारित होती है, न कि सीखने वाले द्वारा। अब असली दिलचस्प बात यहीं से शुरू होती है। फरवरी 2022 में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रकाशनों में से एक नेचर पत्रिका ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो के शोध को प्रकाशित किया। उन्हें जो मिला वह हर जगह सुर्खियों में आना चाहिए था। इससे शिक्षा नीति पर पूरी तरह से पुनर्विचार होना चाहिए था। उन्होंने पाया कि कक्षा में गणित की परीक्षाओं में 96% अंक प्राप्त करने वाले छात्र वास्तविक दुनिया की गणितीय समस्याओं का सामना करते समय केवल 1% बार ही सफल होते हैं। इस बात को समझिए।
कक्षा में 96% सफलता, वास्तविक दुनिया में 1% सफलता। लेकिन इससे भी अधिक खुलासा होता है। शोधकर्ताओं ने इन उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों की तुलना उन बच्चों से की जिन्हें उन्होंने बाजार के बच्चे कहा। ऐसे बच्चे जो बाजारों में काम करते थे और गणित में कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। कक्षा में बिल्कुल भी शिक्षा न प्राप्त करने वाले इन स्थानीय बच्चों ने व्यावहारिक अनुप्रयोग के मामले में मेधावी छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि बाजार में काम करने वाले बच्चे गणित का प्रयोग करके ही सीखते थे। वे छुट्टा हिसाब करते थे, वे लाभ मार्जिन निकालते थे, वे कीमतों पर मोल भाव करते थे। गणित की हर समस्या का तत्काल और प्रत्यक्ष परिणाम होता था। स्कूल के बच्चे गणित सीखने के लिए परीक्षा पास करने के लिए सूत्र रटते थे। परीक्षा समाप्त होते ही उस जानकारी का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता था, इसलिए उनके दिमाग उसे बुझाए। समस्या को समझाने से पहले उपकरण का उपयोग करना सिखाने पर यही परिणाम होता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बच्चे को बिना ढीला पेंच दिखाए पेंच चलाना सिखा रहे हैं। आप उन्हें टॉर्क अनुपात, हैंडल की पकड़, फिलिप्स हेड और फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर के इतिहास के बारे में ज्ञान देते हैं। जब तक आप उन्हें पेंच देते हैं, तब तक वे ऊब चुके होते हैं, भ्रमित हो चुके होते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि पेंच बेकार हैं। हम बीजगणित बिल्कुल इसी तरह पढ़ाते हैं। हम x और y को अर्थहीन चर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम बच्चों से उन्हें एक खालीपन में हेरफेर करने के लिए कहते हैं। क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि गणित का डर एक मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक स्थिति है? मस्तिष्क एक जीवन रक्षा तंत्र है। यह प्रासंगिकता के आधार पर लगातार सूचनाओं को छानता रहता है। यदि ये पहचान नहीं कर पाता कि कोई सूचना जीवन रक्षा या समस्या समाधान में कैसे सहायक है, तो ये उस सूचना को अनावश्यक मानकर खारिज कर देता है। परिभाषा के अनुसार अमूर्त गणित का तात्कालिक महत्व नहीं होता। यह एक ऐसी समस्या का समाधान है जो किसी समस्या की तलाश में है। तो विज्ञान हमें इस बारे में क्या बताता है कि बच्चे वास्तव में कैसे सीखते हैं? नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज से जुड़ा एक सिद्धांत है जिसे लर्निंग पिरामिड कहते हैं। ये सिद्धांत शिक्षण पद्धति के आधार पर यह बताता है कि कोई छात्र किसी जानकारी को सीखने के 2 सप्ताह बाद कितना याद रख पाता है। ये आंकड़े परंपरागत शिक्षा के लिए बेहद चिंताजनक हैं। व्याख्यान, जो कक्षा शिक्षा का मुख्य आधार है, से केवल 5% शिक्षा ही याद रह पाती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई शिक्षक 1 घंटे तक बोलता है, तो औसतन छात्र केवल 3 मिनट की जानकारी ही याद रख पाता है। पढ़ने से लगभग 10% लाभ मिलता है। वीडियो देखने से यह बढ़कर 20% हो जाता है। प्रदर्शन देखने से 38% तक लाभ मिलता है। ध्यान दें कि ये 4 विधियां, व्याख्यान, पठन, वीडियो और प्रदर्शन, पारंपरिक विद्यालय में एक छात्र के दिन का अधिकांश समय व्यतीत करती हैं। और इनमें से सर्वोत्तम विधियां भी 80% से अधिक सीखने की क्षमता हासिल करने में विफल रहती हैं। ये निष्क्रिय अधिगम विधियां हैं। इनमें इनपुट की आवश्यकता होती है, लेकिन आउटपुट बहुत कम होता है। अब पिरामिड के निचले आधे हिस्से को देखिए, यानी सक्रिय शिक्षण विधियों को। समूह चर्चा से सीखने की क्षमता 80% तक बढ़ जाती है। समस्या को हल करने, प्रयोग करने जैसे व्यावहारिक अभ्यासों से सीखने की क्षमता 70% तक बढ़ जाती है। और सबसे कारगर तरीका कौन सा है? दूसरों को सिखाना। जब किसी छात्र को किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अवधारणा समझानी पड़ती है, तो उसकी याद रखने की दर 90% तक बढ़ जाती है। शांत बैठो और सुनो का मानक मॉडल वैज्ञानिक रूप से विस्मृति उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है। जब कोई छात्र निष्क्रिय रूप से सुनता है, तो मस्तिष्क उस जानकारी को कम प्राथमिकता वाले पृष्ठभूमि शोर के रूप में वर्गीकृत करता है। लेकिन जब छात्र को उत्तर देने, बोलने या समस्या हल करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो मस्तिष्क की कार्यशैली बदल जाती है। यह संकेत देता है, ध्यान दें, हमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए इस जानकारी की आवश्यकता है। हमें इसे आत्मसात करना होगा। इसीलिए हमने अपना पूरा पाठ्यक्रम बोलना, हल करना, सुनना चक्र पर आधारित किया है। आपका बच्चा केवल समस्या को पढ़ता नहीं है, बल्कि उसे जोर से पढ़ा हुआ सुनता है। वह केवल उत्तर पर क्लिक नहीं करता, बल्कि उसे बोलकर उत्तर देता है। उसे केवल ग्रेड नहीं मिलता, बल्कि उसके AI ट्यूटर जीनो से उसे तुरंत संवादात्मक प्रतिक्रिया मिलती है।
बोलना एक शक्तिशाली संज्ञानात्मक क्रिया है। जिस विषय को आप नहीं समझते, उस पर आप एक सुसंगत वाक्य नहीं बोल सकते। आप उलझन में होने पर सिर हिला सकते हैं, लेकिन आप स्पष्टीकरण देने का दिखावा नहीं कर सकते। अब यहाँ एक विरोधाभास है जिसे पारंपरिक शिक्षा समझा नहीं सकती। वही बच्चा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका ध्यान जल्दी भटक जाता है और वह 10 मिनट की वर्कशीट पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसने अभी अभी 3 घंटे तक एक वीडियो गेम खेलते हुए पूरी एकाग्रता के साथ बिताए हैं। वही बच्चा जो कहता है कि उसे तारीखें और नाम याद रखने में दिक्कत होती है, उसने खेल के भीतर सैकड़ों अलग अलग पात्रों के जटिल आंकड़े याद कर लिए हैं। वही बच्चा जो गणित की समस्या कठिन होते ही हार मान लेता है, वही बच्चा लगातार 20 बार एक मुश्किल स्तर को पार करने में असफल रहा और उसने बिना उत्साह खोए तुरंत पुनः प्रयास करें बटन दबाकर 21वीं बार फिर से कोशिश शुरू कर दी। यदि बच्चे स्वभाव से आलसी या प्रेरणाहीन होते हैं, तो वे स्वेच्छा से वीडियो गेम में इतनी गहन मानसिक मेहनत क्यों करते हैं? इसका जवाब यह है कि वीडियो गेम ने अनजाने में ही लोगों को गेम में बांधे रखने की कला में महारत हासिल कर ली है। सबसे पहले तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। एक पारंपरिक कक्षा में छात्र मंगलवार को होमवर्क पूरा करता है, बुधवार को जमा करता है और शायद शुक्रवार को उसे ग्रेड के साथ वापस मिलता है। जब तक छात्र को लाल निशान दिखता है, सीखने का समय बीत चुका होता है। वीडियो गेम में प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है। गलती करो और तुरंत पता चल जाता है। इससे मस्तिष्क क्रिया को परिणाम से जोड़ पाता है। दूसरा, असफलता को नए सिरे से देखने का नजरिया है। स्कूल में असफलता शर्मिंदगी का कारण होती है, रिकॉर्ड पर एक स्थायी धब्बा। खेल में असफलता एक डेटा है। ये सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। कोई भी पहले प्रयास में बिना मरे खेल जीतने की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि असफलता की कीमत कम है। इसलिए प्रयोग करने की इच्छा अधिक होती है। तीसरा, मुश्किल लेकिन मज़ेदार पहलू है। बच्चों को मुश्किल काम नापसंद नहीं होते, उन्हें अन्यायपूर्ण काम नापसंद होते हैं। उन्हें ऐसे काम नापसंद होते हैं जिनमें नियम स्पष्ट न हो या जहां उन्हें सफलता की कोई उम्मीद न हो। वीडियो गेम एक क्रमबद्ध चुनौती प्रदान करते हैं। इनकी शुरुआत एक ट्यूटोरियल लेवल से होती है, जो सुरक्षित वातावरण में बुनियादी नियम सिखाता है। फिर ये ऐसी चुनौतियां पेश करते हैं जो खिलाड़ी के मौजूदा कौशल स्तर से थोड़ी ऊपर होती हैं। इसे हम गोल्डिलॉक्स जोन कहते हैं, जहां चुनौती बिल्कुल सही होती है, न इतनी आसान कि उबाऊ हो जाए, न इतनी कठिन कि चिंता पैदा कर दे। जब बच्चा इस जोन में होता है, तो सीखना लगभग अपने आप ही हो जाता है। यही सुविधा हमारा एआई ट्यूटर जीनो प्रदान करता है। सिस्टम हर गतिविधि पर नज़र रखता है, इसलिए उसे ठीक ठीक पता होता है कि किसी भी समय आपके बच्चे का कौशल स्तर क्या है। अगर बच्चा समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर रहा है, तो सिस्टम कठिनाई का स्तर बढ़ा देता है। अगर उसे परेशानी हो रही है, तो सिस्टम निराशा होने से पहले ही सहायता प्रदान करता है। आपका बच्चा कभी बोर नहीं होगा और न ही कभी निराश होगा। हमने अर्थहीन ग्रेड को एक ऐसी चीज से बदल दिया है जिसका वास्तव में कुछ अर्थ है। 4 स्तरीय महारत प्रणाली, कांस्टी, चांदी, सोना और प्लैटिनम। यह सिर्फ रिब्रांडिंग नहीं है, इसकी विचारधारा पूरी तरह से अलग है। परंपरागत विद्यालय में आपको सी ग्रेड मिल सकता है, जिसका अर्थ है कि आपको लगभग 25% विषय समझ नहीं आया और फिर भी आपको अगली कक्षा में जाना पड़ता है। आप उस प्रतिशत अज्ञानता को भारी बोझ की तरह ढोते हैं। हमारी प्रणाली में प्रगति सीमित है। जब तक आप अपनी योग्यता साबित नहीं कर देते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। कांस्य पदक का अर्थ है कि आप इस अवधारणा से परिचित हैं। आपने इसे देखा है। आप शब्दावली के शब्दों का अर्थ जानते हैं। सिल्वर का अर्थ है निर्देशित अभ्यास। आप जीनों की मदद से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यहीं पर गलतियां होती हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और उन्हें सुधारा जाता है। स्वर्ण पदक का अर्थ है धारा प्रवाह दक्षता और आत्मनिर्भरता। अब आपको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। आप समस्याओं को सही ढंग से, लगातार और बिना किसी सहायता के हल कर सकते हैं। और प्लेटिन, वहाँ आप शिक्षक बन जाते हैं। आप किसी और को अवधारणा समझाते हैं। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो उस खान को लागू करता है। किसी भी स्तर पर असफल होने जैसी कोई बात नहीं होती, बस अभी नहीं होता है। अगर कोई बच्चा गोल्ड लेवल के लिए कोशिश करता है और असफल हो जाता है, तो वह सिल्वर लेवल पर ही रहता है।
सिस्टम कहता है आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए कल फिर कोशिश करते हैं। असफलता का भय गायब हो जाता है, और जब भय दूर हो जाता है तो मस्तिष्क शांत हो जाता है, जिज्ञासा लौट आती है, और आपका बच्चा चुनौती पर विजय पाने के आनंद मात्र के लिए विषय वस्तु से जुड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। तो चलिए मैं आपको इसी बात के साथ छोड़ता हूँ। आपका बच्चा कोई उत्पाद नहीं है जिसे असेंबली लाइन पर तैयार किया जाए। वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है जिसे सशक्त बनाया जाना चाहिए। कारखाने का मॉडल अब पुराना हो चुका है। इसने अतीत के श्रमिकों को तैयार किया, लेकिन अपने बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, एक ऐसे भविष्य के लिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जटिल समस्या समाधान और तीव्र परिवर्तन से भरा है, हमें उन्हें निरीक्षण पास करने का प्रशिक्षण देना बंद करना होगा और उन्हें अपने दिमाग का उपयोग करना सिखाना शुरू करना होगा। जब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री नेचर पत्रिका में ये प्रकाशित करते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसे छात्र तैयार करती है जो परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो हम सुधार की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बचाव की बात कर रहे होते हैं। होमस्कूलिंग के लिए संपूर्ण शुरुआती गाइड आपको वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी आपको आज ही अपने इस साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यकता है। ये अमेज़न पर उपलब्ध है और इससे प्राप्त सभी आय ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी को सहायता प्रदान करती है, जो एक 501(c)(3) शैक्षणिक संस्था है। शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करना, दान के माध्यम से नहीं। मैं डॉक्टर जीन कॉन्स्टेंट हूँ। संप्रभुता की आवाज़ सुनने के लिए धन्यवाद। होम स्कूल स्टार्टर गाइड BAS स्टोर अमेज़न पर $3 अमेरिकी में उपलब्ध है।